Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss pH, buffer and isotonic solution part 4. Let's start. Then this we discuss application of buffer. एप्लीकेशन ऑफ बफर की बात करते हैं, यानी कि बफर है जो कि फार्मास्यूटिकल सिस्टम में क्या क्या काम आ सकता है या उसके क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं यूज़ करने के। तो उसकी अगर अपन बात करें तो फिलहाल यहाँ पे 4 एप्लीकेशंस में बात करूंगी कि भाई जो बफर्स हैं वो अपनी फार्मास्यूटिकल जो फॉर्मुलेशन है उसकी एक्टिविटी बढ़ाने के काम आ सकता है, ड्रग को स्टेबल करने के काम आ सकता है, ड्रग की सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के काम आ सकता है और ड्रग का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं ड्रग एक्टिविटी की। A specific pH is needed by a drug to act in body that is known as optimum pH. अब सबसे पहले अगर मैं बफर की बात करूं तो बफर को डिफाइन करने को अगर मैं कहूँ तो बफर क्या है? द सब्सटेंस विच रजिस्ट द चेंज इन पीएच, यानी कि वो सब्सटेंस जो पीएच को चेंज होने में रोकते हैं। अब ड्रग की बात करें तो ड्रग है वो किसी न किसी स्पेसिफिक पीएच पे बन रही है और वही ड्रग अपनी पूरी की पूरी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जा रही है। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन की बात करूं या फिर पूरी की पूरी बॉडी कैविटी की बात करूं, जैसे कि अपना जो पाचन तंत्र है मुख से लेके गुदा तक, वहां पे अपनी जो पीएच है वो बहुत ज़्यादा वेरिड है। अगर अपन स्टमक की बात करें तो यहाँ पे हाईली एसिडिक सब्सटेंस अवेलेबल हैं, वाइल इंटेस्टाइन के अंदर बेसिक एलिमेंट्स भी हैं या फिर न्यूट्रल के अबव भी पीएच अवेलेबल है। बट जो ड्रग है उसके पास भी कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया है कि भाई ड्रग भी अपनी स्पेसिफिक पीएच में ही बॉडी पे एक्ट करेगी, चाहे बॉडी में वेरिएशन ऑफ पीएच हो। अब वो पीएच जहाँ पे वो ड्रग अपनी बॉडी में एक्ट करती है उसे अपन कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। जैसे सपोज कोई ड्रग है जो पर्टिकुलर 7 पीएच पे है जो कि बॉडी में रिलीज करेगी या सिस्टम सर्कुलेशन के अंदर जाएगी, तो वो पीएच उसकी हो गई ऑप्टिमम पीएच। वेयर ड्रग शोर्स मैक्सिमम एक्टिविटी, यानी कि वो वाली पीएच जहाँ पे अपनी ड्रग जो है सबसे मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा एट इट्स लीस्ट कंसंट्रेशन। A drug available in ionized non-ionized form but it may active in one form but not in other. अब ये प्रॉब्लम और है ड्रग के साथ कि अब ड्रग है या तो आयनाइज फॉर्म में अवेलेबल हो सकती है या फिर नॉन आयनाइज्ड। अब आयनाइज्ड एंड नॉन आयनाइज्ड क्या है? अगर मैं ये कहूँ कि ड्रग या तो लिपिड सॉल्युबल हो सकती है या फिर वाटर सॉल्युबल हो सकती है। लिपिड सॉल्युबल है यानी कि वो ड्रग अपनी है नॉन आयनाइज्ड फॉर्म में, यानी कि जो नॉन आयनाइज्ड ड्रग है दे आर लिपिड फेवरेबल। वाइल अगर मैं ये कहूँ ड्रग है जो कि वाटर सॉल्युबल प्रॉपर्टी की है तो दे आर आयनाइज्ड इन नेचर। अब अकॉर्डिंग टू आयनाइज या नॉन आयनाइज इसकी भी पीएच वेरिएट करेगी और इसकी पीएच वेरिएट करेगी, साथ में अपनी बॉडी की पीएच वेरिएट करेगी। इन दोनों को बैलेंस करके या उसकी पीएच को रजिस्ट करके कि भाई वो आगे चेंज ना हो, अपनी बॉडी में वो एक्ट भी करे और साथ में अपनी जो एक्टिव फॉर्म में उसके अंदर भी अवेलेबल है, उसके लिए अपन को बफर का यूज़ करना पड़ता है। अब जैसे अपन ड्रग एक्टिविटी के लिए कोई एग्जांपल लें तो काफ़ी सारे ड्रग हैं जो पर्टिकुलर नॉन आयनाइज फॉर्म में एक्ट करेंगी, कुछ आयनाइज फॉर्म में एक्ट करेंगी, कोई स्पेसिफिक पीएच पर ही काम करती हैं। तो उसके लिए अपने को उसी पीएच पे उनको रखने के लिए या उनको नहीं नॉन आयनाइज फॉर्म में रखने के लिए, अब नॉन आयनाइज भी कैसे, एक पर्टिकुलर पीएच पे ही वो नॉन आयनाइज फॉर्म में रहती है। तो सबको करने के लिए अपने को बफर की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो जहाँ जिस तरीके से बनाई गई है उसकी एक्सपायरी तक या फिर उसकी बॉडी में एक्शन प्रोड्यूस करने तक उसी पीएच पे मेंटेन रहे। अब एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे सम ड्रग शोज एक्टिविटी नॉन आयनाइज फॉर्म। नॉन आयनाइज फॉर्म यानी कि लिपिड सॉल्युबल प्रॉपर्टी वाले ड्रग्स हैं, जैसे कि मेंडलिक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड सैलिसाइलिक एसिड। मेंडलिक एसिड है मोस्टली स्किन के लिए एक्ने ट्रीटमेंट के लिए काम आती है, बेंजोइक एसिड है प्रिजर्वेटिव की तरह अपन यूज़ करते हैं, एंड सैलिसाइलिक एसिड इज नेसेड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दिस इज पेन रिलीवर। अब कुछ ड्रग हैं जिनको पर्टिकुलर एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए, किसी को बेसिक इन्वायरमेंट चाहिए, किसी को न्यूट्रल इन्वायरमेंट चाहिए एक्ट करने के लिए। जैसे अपन इंसुलिन की बात करते हैं तो इंसुलिन को अपन ओरली नहीं दे सकते थे शुरू में, क्यों? क्योंकि स्टमक में एसिड है और जो इंसुलिन है वो एसिड में डिग्रेड हो जाती है, तो अपने को दूसरे माध्यम ढूंढने पड़े उसके लिए, अपने को इंजेक्शंस देने पड़े उसके शुरू शुरू में। उसके बाद अपन ने एक ओरल टैबलेट ढूंढ ली जो कि स्टमक में नहीं जाके इंटेस्टाइन में एक्ट करती है। साथ ही साथ कुछ ड्रग्स हैं जो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट लेती है या फिर एक स्पेसिफिक पीएच पे खूब सारी सॉल्युबलाइज हो रही है, पर जैसे जैसे अपन पीएच को बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन भी उसके अंदर कम हो जाएगी। जैसे कि अपन बात करते हैं सोडियम बेंजोएट जो कि एक प्रिजर्वेटिव है, जब पीएच 7 है तब आप वहाँ पे 4% कंसंट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड या फिर सोडियम बेंजोएट यूज़ कर सकते हो। बट जैसे धीरे धीरे पीएच है जो डिक्लाइन होती है, कंसंट्रेशन भी कम यूज़ होना शुरू हो जाती है, यानी कि अपन कह सकते हैं कि पीएच 7 पे जो ड्रग की एक्टिविटी है या जो ड्रग कंसंट्रेशन है वो हाईएस्ट यहाँ पे रहेगी। फिर बात करते हैं ड्रग स्टेबिलिटी की। तो ड्रग स्टेबिलिटी की बात करूँ तो सबसे पहले वही बफर पीएच को रोकने में या पीएच को चेंज होने में रोकने में हेल्प कर रहा है, इस चक्कर में ड्रग की स्टेबिलिटी भी बढ़ा रहा है। अब वो कैसे?
द बफर्स आर रजिस्ट द चेंज इन पीएच, और पीएच को अगर मैं डिफाइन करूँ तो दे आर नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी कि सारी कहानी किसकी है, हाइड्रोजन की, प्रोटॉन की। अब कोई भी ड्रग स्टेबल है, यानी कि अपन ने जैसे बनाई है उसकी एक्सपायरी तक 2 साल तक 3 साल तक वो वैसी की वैसी पड़ी है। अगर उसमें कोई चेंजेस हुए तो अपन सबसे पहला जो मेजर चेंज मानते हैं उसकी पीएच चेंज होने में। तो पीएच चेंज होगा तो क्या होगा, उसकी जो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है वो इम्बेलेंस होगी, या तो प्रोटॉन का लॉस हो सकता है या प्रोटॉन गेन हो सकते हैं। और प्रोटॉन गेन और लॉस होंगे तो क्या होगा, एक दूसरा प्रोडक्ट बनेगा जो अपने को नहीं चाहिए, अनवांटेड प्रोडक्ट। वो कैसे बनेगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन है जो कि गेन या लॉस होंगे तो एक इलेक्ट्रॉनिकल अरेंजमेंट होगा उस प्रोडक्ट के अंदर, रिएक्टिविटी होगी, या तो बढ़ सकती है मॉलिक्यूल्स या घट सकती है। तो जो प्रोडक्ट अपने बनाया है उसकी जगह एक दूसरा प्रोडक्ट बन सकता है जो अनवांटेड है, जो टॉक्सिक हो सकता है, जो इनएक्टिव हो सकता है, जो सॉल्युबिलिटी जिसकी कम हो सकती है, या फिर जिसका एब्जॉर्प्शन नहीं है। तो अगर यहाँ पर अगर बफर अपन ऐड करें तो क्या होगा, ये पीएच को रजिस्ट या फिर चेंज होने में रोकेगा, कोई भी प्रोटॉन लॉस नहीं होगा, कोई गेन नहीं होगा, सिस्टम वैसा का वैसा रहेगा, तो कोई भी रिएक्शंस नहीं होंगी और कोई भी अनवांटेड मटेरियल या प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो जो अपना सिस्टम है वो स्टेबल रहेगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे मॉर्फिन, कोकेन, प्रोकेन, ये सारी की सारी जैसे कि ये ओपियोइड एनाल्जेसिक ड्रग्स हैं। तो जैसे मॉर्फिन की बात करें, मॉर्फिन इट इज़ वेरी अनस्टेबल but stable if pH less than 5.5, even exposed to 100 डिग्री सेंटीग्रेड for 60 मिनट will not decompose। ये मॉर्फिन अगर अपन बात करें तो इट इज़ ओपियोइड एनाल्जेसिक है, पेन किलर है, बट ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। बट अगर इसकी पीएच को अपन 5.5 से थोड़ा सा नीचे रखें तो वहाँ पे ये स्टेबल है। चाहो आप टेम्परेचर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड करके उसको 60 मिनट तक उसमें एक्सपोज भी कर दो तो भी अपनी जो ड्रग है वो डिकम्पोज नहीं होगी, यानी कि यहाँ पे पीएच डिपेंडेंसी होगी पूरी की पूरी मॉर्फिन की। दूसरी अपन बात करते हैं कोकेन की। कोकेन शो मिनिमम हाइड्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एट pH 2 to 5, यानी कि अगर कोकेन की जो ड्रग है उसको अपन 2 से 5 pH के बीच में रखेंगे तो जो हाइड्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है वो एकदम मिनिमम होगा। प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड एनास्थेटिक, उसकी बात करें तो इट कंटेनिंग सम HCl शो नो डिकम्पोजिशन बट इन वाटर और pH 6 पॉइंट सो इट डिकम्पोज 5% एंड 19 to 35% रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड है वो HCl यानी कि एसिड में स्टेबल रहेगा, डिकम्पोजिशन शो नहीं करेगा। बट जैसे आप इसको पानी में डालोगे या pH स्पेसिफाइड करोगे 6.5 तो ये डिकम्पोज होगी पानी के अंदर तो 5% तक, और pH 6.5 में 19 to 35% तक। फिर है एट pH 5 थायमिन HCl स्टेरलाइज्ड बाय ऑटोक्लेविंग इजीली। थायमिन है जो विटामिन B1 डेफिशिएंसी में काम आता है। अगर आप pH 5 पे इसको मेंटेन कर लो तो इसे आप ऑटोक्लेव से भी स्टेराइल कर सकते हो, इट विल नॉट डिकम्पोज। तो विटामिन की सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो स्टेबल नहीं रहते। तो अगर अपन स्पेसिफाइड pH पे इनको रखें तो इनकी स्टेबिलिटी भी बढ़ाई जा सकती है ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। फिर है ड्रग सॉल्युबिलिटी। बहुत सारे ड्रग है जो स्पेसिफिक एक पीएच पर ही सॉल्युबलाइज होगी, या हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन अपन उस पर्टिकुलर पीएच पे यूज़ कर सकते हैं। अगर पीएच थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे होगी तो ड्रग उससे ज़्यादा ऐड नहीं हो सकती या फिर प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगी। तो अपन को कैसे पता लगाएं कि कौन सी ड्रग कितनी ज़्यादा इस सिस्टम में सॉल्युबल हो सकती है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है एट स्पेसिफिक पीएच ड्रग सॉल्युबिलिटी कैन बी इंक्रीज्ड एंड आफ्टर दैट इट विल प्रेसिपिटेट फ्रॉम द सॉल्यूशन। यानी कि एक स्पेसिफिक पीएच तक अपन सॉल्युबिलिटी बढ़ा सकते हैं ड्रग की, एक पर्टिकुलर एमएल में बहुत सारी ड्रग डाल सकते हैं, बट जैसे ही उससे ज़्यादा आना शुरू करेंगे तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब वो पीएच अपन कैसे निकाल सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला है लाइक पीएचपी, वो पीएच जहाँ पे आपकी ड्रग है जो प्रेसिपिटेट होना शुरू हो गई। पीके इज अ प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ वीक बेस प्लस लॉग एसओ यहाँ मोलर सॉल्युबिलिटी है और सी एस यहाँ पे हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। अगर अपन इन चीज़ों को पुट करें तो अपने को ये पता लग सकता है कि हाईएस्ट ड्रग उस पर्टिकुलर पीएच पे अपन कितनी ऐड कर सकते हैं। मोस्टली जो ये इक्वेशंस हैं वो वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए यूज़ की जाती है, लाइक पिलोकार्पिन HCl के लिए, कोकेन के लिए एंड कोडीन के लिए। पिलोकार्पिन है जो ग्लूकोमा में काम आती है, यहाँ पे इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर है जो ऑप्थेल्मिक में बहुत ज़्यादा हो जाता है उसके ट्रीटमेंट के लिए, साथ में ड्राई माउथ में भी काम आता है। कोकेन का पता ही दिया, एंड कोडीन इज यूज फॉर कफ, ये मोस्टली सप्रेसेंट है। फिर है ड्रग एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो बफर है अगर अपन पर्टिकुलर पीएच पे सिस्टम को रख सकें तो ड्रग का अपन एब्जॉर्प्शन भी बढ़ा सकते हैं, या फिर ये कह दो कि अगर वो पर्टिकुलर पीएच पे नहीं होगी तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, सिस्टम में सर्कुलेशन में वो काम ही नहीं करेगी। अब अपने को ये तो पता है कि ड्रग है वो 50% आयनाइज हो सकती है, 50% अनआयनाइज्ड है, तभी बॉडी में जाके सॉल्युबल होगी। आयनाइज होगी तो, और जैसे अनआयनाइज्ड होगी या फिर लिपल सॉल्युबल होगी तब अपने सिस्टम में सर्कुलेशन में पास हो पाएगी। इनमें अगर थोड़ा बहुत भी वेरिएशन होगा तो अपनी ड्रग है जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में नहीं जा पाएगी और एक्शन नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी। तो उसे मेंटेन करने के लिए भी अपन को बफर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन,
and lipidal solubility of a drug are two most important factors that determine the absorption of drug from the gastrointestinal tract and indeed passes through the cellular membrane. यानी कि जो ड्रग है उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन यानी कि जो वाटर सॉल्युबिलिटी है एंड लिपिडल सॉल्युबिलिटी यानी कि नॉन आयनाइज फॉर्म में होने का, वो दोनों जो अगर एक पर्टिकुलर रिलेशन में रहेंगे तो ही अपनी ड्रग है जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब हो पाएगी और सेल्यूलर मेम्ब्रेन से पास हो पाएगी ड्यू टू इट्स लिपिडल सॉल्युबिलिटी। अपने को ये चीज़ पता है कि नॉन आयनाइज ड्रग सॉल्युबल इन लिपिड, यानी कि जो नॉन आयनाइज ड्रग है वो लिपिड में सॉल्युबल होती हैं और जो आयनाइज ड्रग है वो एक्वस फेज में सॉल्युबल होती हैं। तो इन दोनों का अगर रिलेशन प्रॉपर रहा तो ही अपनी ड्रग एक्वस फेज में सॉल्युबल होते हुए अपनी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जा पाएगी। क्यों? क्योंकि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या है, दैट सेल्यूलर मेम्ब्रेन लिपिडल इन नेचर, तो वहाँ पे ड्रग का नॉन आयनाइज होना भी ज़रूरी है। So for the absorption, pH of physiological medium like gastric or intestinal fluid, plasma or cerebrospinal fluid in which a drug dissolve or disperse. Because this pH determines the extent to which the drug will be converted to ionic and non-ionic form. इसलिए यहाँ पे pH को ऐड करना या फिर बफर ऐड करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि अपनी जो ड्रग है वो कहाँ जा रही है, गैस्ट्रिक में जा रही है, इंटेस्टाइन में जानी है, प्लाज्मा में जानी है या फिर सेरिब्रोस्पाइनल में जा रही है। अब वहाँ पे ड्रग को आयनिक रहना है या नॉन आयनिक रहना है अकॉर्डिंग टू देयर एब्जॉर्प्शन, उसके लिए यहाँ पे अपने को जो बफर्स हैं टू मेंटेन द पीएच यूज़ करने ज़रूरी हैं ताकि ड्रग आयनिक एंड नॉन आयनिक फॉर्म में एक एक्सटेंट तक कन्वर्ट हो सके। To understand and enjoy the video, please like, share and subscribe. Thank you.